मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार के साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने अब तक कई पुस्तकें लिख चुके हैं। कई की पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं भी प्रकाशित होती रही हैं और ये हमेशा कवि सम्मेलनों में इनको देखे जा सकते हैं। इनका नाम है ओम प्रकाश मिर्ज और यह भी बता दें कि यह पेशे से एक वरिष्ठ शिक्षक भी हैं। आइए आज इनसे हम कुछ अपनी कविताएं सुने, इनसे कुछ गुफ्तगू करें कि इन्होंने अपने साहित्य की सफ़र कब कैसे शुरुआत की। सर नमस्कार। आप नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका KR न्यूज़ का, जो कि साहित्यिक पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है और इसके द्वारा आरा के साहित्यकारों को अपनी बातों को रखने का, कहने का एक मंच मिला हुआ है और इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आपका यह जो काम है न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी एक दस्तावेज का काम करेगा। जब भी आरा का साहित्यिक इतिहास लिखा जाएगा उसमें आपका चैनल का यह काम अवश्य दर्ज होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। सर, आप साहित्य जगत में आप कैसे सब आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी, मेरा जन्म 11 मई 1968 को रोहतास जिले के डेढ़गांव गांव में हुआ है। एक पिछड़ा हुआ इलाका जहां साहित्य संस्कृति की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, वैसे घर में मेरा जन्म हुआ। और देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के विद्यालय में हुई और आरंभिक ही नहीं, BA तक की पढ़ाई मैंने NJBC कॉलेज विक्रमगंज से की, लेकिन मैं गांव से ही विक्रमगंज जाता था। अब हुआ कि अब साहित्यिक माहौल मुझे मिला कैसे, या मेरे अंदर साहित्यिक बीज का रोपण कैसे हुआ, तो उसमें मैं अपने पिताजी को जरूर याद करना चाहूँगा। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे और संस्कृत के बहुत सारे श्लोक उनको याद थे। जब पूजा करते थे तो घंटों तक संस्कृत श्लोकों को पाठ करते थे। ये संस्कृत के श्लोकों का अर्थ तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन सुनते हुए बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे मेरे अंदर भी लगता है कि उन्हीं के कारण साहित्यिक जो वातावरण है मेरे अंदर भी जन्म लेता गया। फिर धीरे धीरे जब मैं 7वां 8वां क्लास में आया और लगभग 1980-81 की बात है, तो लगा कि मैं भी अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से कह सकता हूँ। और फिर लगा कि मुझे कविताएं लिखनी चाहिए, या ऐसा फीलिंग होने लगा जब किताबों में मैं देखता था कि किसी की कविता है जो पाठ्य पुस्तकें थी, तो पता नहीं है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास हो जाता था कि मैं भी इनकी तरह लिख सकता हूँ। अब यह विश्वास क्यों आया मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं लिख सकता हूँ इन लोगों की तरह। और धीरे धीरे लिखने लगा, धीरे धीरे कविताएं लिखने लगी। फिर मेरी जो कविता है, जो पहली जो कविता है वह 1988 में छपी है, जो कि सहारनपुर से एक पत्रिका आती थी विवेक पुत्र नाम से। उसमें मैंने कुछ कविताएं गांव से इसी प्रकार भेज दी भगवान भरोसे, और उसमें 2-3 महीने के बाद वो अंक आया, मेरी कविताएं उसमें छपी थी। तो भीतर से बड़ा बल मिला। इसके बाद उस पत्रिका में हमारा समझिए कि 2 साल तक मैंने कई बार कविताएं छपी। 1990 में मैं आरा आ गया। आरा जी मेरा MA में एडमिशन हुआ और यहाँ जो साहित्यिक माहौल मिला, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं स्टॉल पर मिलने लगी, तो लिखने पढ़ने का काम शुरू हो गया और चलने लगा सब। मेरी कविताएं अब तक समझिए कि देश की जो तमाम साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो चर्चित है, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, कथा देश, समकालीन भारतीय साहित्य वगैरह, उसमें तमाम में वो छप चुकी है। और अब तक मेरे 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक का नाम है मामूली बात नहीं, जो 2013 में आया था। दूसरा है खलिहान, जो 2021-22 में आया।
तीसरे का नाम है पूर्वाभास, चौथे का नाम है कोरोना काल कुछ कविताएं, और पांचवे का नाम है यही कुछ बचा। मेरे 5 कविता संग्रह हुए। मैंने आरंभ में कहानियां भी लिखी और कहानियों का भी एक संकलन आया है, सोलर प्लेट एवं अन्य कहानियां। लेकिन अभी थोड़ा सा कहानियां लिखना मैंने स्थगित कर दिया है और कविताओं पर ही मैंने स्वयं को फोकस किया है। तो यही मेरा आप में परिचय है। हम देखते हैं कि आपने जो कविता संग्रह के जो नाम बताए, तो लगता है कि आप समय के धारा में बहते चले आए और कविता आज सोलर प्लेट तक आ गया। जी सही बात। ऐसा मेरा हाँ। आपने कोरोना काल को भी जिक्र किया और आप आज सोलर प्लेट की बात हो रही सही है। बात। इसके पहले भी जो आपकी जो कविताएं हैं, लगता है कि आप समय काल से बहाव में चलते जा रहे हैं और आगे हो सकता है कि जी, वो और आपका विचार सही है। और सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी जो कविताएं, जो आरंभिक कविताएं हैं या जो आज की कविताएं हैं, उस पर ग्रामीण जीवन की छाया आज तक मौजूद है। क्योंकि समझिए कि मैं 22-23 वर्ष की अवस्था तक गांव में रहा और मैंने गांव के वो हरे भरे खेत खलिहानों, नहर, आहर, पोखर, गलियां, वहाँ की गरीबी, वहाँ की त्रासदी, फिर भी संघर्ष करते हुए लोग मैंने बहुत लंबे समय तक देखा। अभी भी मेरा गांव से जुड़ाव है। मैं भले आरा में रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है गांव जाता हूँ और वहाँ के जो दृश्य हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, अभी भी मैं देखता हूँ। तो गांव मेरी कविताओं में बार बार आता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा एक जो संकलन है उसका नाम ही खलिहान है। और उसमें और आगे देखिएगा कि खलिहान जो कविता संग्रह है उसमें ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई बहुत कविताएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खलिहान जो संग्रह है उसको मैंने अपने गांव को समर्पित किया है। आमतौर पर जो किताबें हैं लोग अपने प्रिय व्यक्ति को समर्पित करते हैं, लेकिन मैंने उस संकलन को अपने गांव को समर्पित किया है और उसका नाम है डेढ़ गांव। उस पर लिखा हुआ है आगे वाले पेज पर। तो इस तरह गांव अभी भी मेरे हृदय में बसा हुआ है और लगता है कि मैंने मरने तक मेरे हृदय में गांव। आपको भूमि पुत्र या धरती पुत्र कहा जा सकता है। देखिए जो भी हो, लेकिन मुझे गांव में रहना और गांव की दृश्य बहुत चीजें अच्छी लगती है अभी भी। ठीक है, बहुत आपकी परिचय जो है बहुत अच्छा लगा। आपको मतलब कविताएं तो आप बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कविता हमको सुनाए, कुछ हमारे दर्शकों के लिए सुनाए कि ताकि आपकी कविता को मतलब कि और बल मिले, आपको भी एक बल मिले कि आपने कविता का आपने किताबों में लिखे। खुलेआम थोड़ा सा कोई क्या चीज सुनाना चाहेंगे? और मुझे भी आपके माध्यम से कविताएं सुनाकर आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ये जो कविताएं हैं, आपका जो मंच है बहुत लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं जो पहली कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है जब जब कट्टरवाद जन्म लेता है। कट्टरवाद चाहे वह किसी धर्म का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यह कट्टरता जो है अंत में मानवता को नुकसान पहुंचाती है। इंसान इसमें पराजित होता है, कोई इसमें जीतता नहीं है। इसलिए यह कविता कट्टरवाद के खिलाफ में है और उसके दुष्परिणामों को दिखाती है। सुनाइए, बहुत बहुत अच्छा आपने ये। कविता का शीर्षक है जब जब कट्टरवाद जन्म लेता है। जब जब कट्टरवाद जन्म लेता है, एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों की निंदा की जाती है। कुछ धर्मावलंबियों को छोड़ अन्य धर्मावलंबियों को राष्ट्र के लिए खतरा बताया जाता है। यह जानते हुए ईश्वर का निवास सभी जगह है। यह जानते हुए ईश्वर का निवास सभी जगह है, अन्य पूजा स्थलों से अजीब सा खौफ पैदा किया जाता है। उन्हें बताया जाता है अपने धर्म के मार्ग में रोड़ा। यह माना जाता अन्य धर्मावलंबी होते हैं गद्दार, देशद्रोही। उन्हें ठिकाने लगाने के लिए किया जाता है प्रताड़ित।
उन्हें जिंदा जलाया जाता है या फांसी ही दे दी जाती है। जब जब कट्टरवाद जन्म लेता है, रोती है मानवता, मानवता की पराजय होती है, इंसानियत दम तोड़ती है और उन्मादी हवाओं के बीच सूखने लगते हैं बगीचे के रंग बिरंगे फूल। जब जब कट्टरवाद का जन्म होता है, इंसानियत की हार होती है और एक उन्माद सा समाज में फैल जाता है, और वे उन्माद इतना खतरनाक होता है कि बगीचे के जो रंग बिरंगे फूल हैं, हमारे समाज में जो विभिन्न धर्म जातियों के लोग हैं, वे अंत में हारने लगते हैं, थकने लगते हैं। धन्यवाद। बहुत आपने कट्टरवाद को काफी करीब से आपने लगता है कि महसूस किया समाज में, देश में। तो आपने ये कविता मतलब बहुत मतलब ग्राह्य है, बहुत मतलब अच्छी लगी। हाँ। मैं आपको इसके लिए एक बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। अब सर आपकी दूसरी कविता क्या होगी? देखिए, यह जो कविता है, आज के देश समाज और आगे बढ़िएगा तो पूरे विश्व की जो स्थिति है, उस पर एक कविता के माध्यम से मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है, वह समय प्रेम पत्र लिखने का नहीं था। तुम नाराज हो, मैं तुम्हें प्रेम पत्र नहीं लिखता। कैसे लिखता इतने खराब समय में मैं प्रेम पत्र। उस वक्त जब धरती पर उठ रही थी आग की लपटें, झोपड़ियां उजड़ रही थी, बस्तियां जल रही थी, शरणार्थी शिविरों में लोग पशुओं जैसी जिंदगी जीने को अभिशप्त थे। खूबसूरत वादियों में बिछी थी बारूदी सुरंगें, पहाड़ों पर सैलानी नहीं, खूंखार आतंकवादी घूमते थे। सतरंगे सपने बर्फ के संग पिघल रहे थे, एक विस्फोट से अचानक कांप जाता था गतिशील शहर। माएं दुआएं मांगती थी बच्चों के घर लौटने की, औरतें बार बार देखती थी मांग का सिंदूर। वृद्ध पिता कुछ सोचते टहलते चुपचाप कमरे में। बहुत अनिश्चित था वहां, कभी गिर सकते थे बम, मिसाइलें, रॉकेट। शानदार इमारतें खंडहरों में तब्दील हो सकती थी। शहर के बदले दिखाई पड़ सकता था एक विशाल मरघट। सचमुच वह समय मौत के मुंह से बच निकलने का था। वह समय प्रेम पत्र लिखने का नहीं था। क्या बहुत क्या आपने आतंकवाद को आपने जीवंत कर दिया। हाँ। मतलब ये सब प्रेरणा आपको मतलब कैसे आती है, ये इतनी प्रेरणा, गंभीर विषय को उठाना? देखिए, एक रचनाकार होता है, एक जगह हम कहीं पढ़े थे, विदेशी लेखक ने बोला था कि उसकी जो आंखें हैं या मस्तिष्क है, एक राडार की तरह चौकन्नी होती है, और वह नहीं चाहते हुए भी पूरे चीजों को वह देखता रहता है, आत्मसात करता है। तो मैंने भी देखा देश में, समाज में, कश्मीर में, बम्बई में, जहाँ तहाँ जो स्थितियां हैं या और आगे बढ़ा, शहर चल रहा है शाम के अचानक और एक विस्फोट होता है और शहर ठहर सा जाता है। शहर ठहर सा जाता है। वो लगता है कि कितनी मानवता का जी, मतलब एकदम, चाहे वो जो भी, चाहे कोई दोष हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, चाइना हो, कहीं भी हो, स्थितियां तो वही है। जो मनुष्य है वो तो वही है, चाहे यहाँ का हो चाहे विदेश का हो। तो उन सब की पीड़ा जो है इस कविता के माध्यम से मैंने प्रकट करने की कोशिश की है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कविता ये। अब हम लोग आगे चले, क्या सुनाना पसंद करेंगे? अब एक कविता सुना रहा हूँ, एक गांव से संबंधित है, और वह कविता है कि वैसे तो कहा जाता है साहित्य में कि भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव बड़े सुंदर होते हैं। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है कि आज जो गांव है बहुत रहने लायक स्थिति में नहीं बच गए हैं। रोजी रोटी का अभाव है,
तो लोग रोजी रोटी के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। उस पर और वो जो महानगर है वहाँ भी जाने के बाद उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो उसी थीम पर यह कविता है। कविता का शीर्षक है चला जाऊंगा। देखना एक दिन सारे रिश्ते नातों, माटी की सुगंध को धता बता चला जाऊंगा गांव छोड़ किसी शहर। अब ढोया नहीं जाता माथे पर औपचारिकताओं का दुर्बह बोझ। पुरखों के पैरों से सुवासित आंगन नहीं ला सकता बीवी के होठों पर मुस्कान। नहीं हर सकता मेरे बच्चे की बीमारी। देखना एक दिन सारे चौखट, तुलसी चौरा, तालाब, अमराइयों का चक्रव्यूह भेद चला जाऊंगा दूर बहुत दूर तुम्हारी स्मृतियों की परिधि से बाहर। क्या करूं धीरे धीरे यहाँ बंद हो रहे जीने के सभी दरवाजे। हवाओं में अपरिचय की गंध है, कदम कदम पर षड्यंत्रों का मकड़ जाल, खेतों में पीली बीमार फसलें। चला गया मोती हज्जाम उस तरह कैंची समेटे। समारू बढ़ई वसूला रुखानी रंदा लेकर। हलवाई गली से नहीं आती मिठाइयों की सोंधी गमक। गांव एकदम वीरान उजाड़ हो चुका है। आंखें तरस गई आंवा से निकलते नवजात शिशु सा मिट्टी के लाल लाल बर्तन देखे। माली फूलों के बदले उगा रहा भांग। पंडित जी पोथी पतरा चूहों दीमकों के हवाले कर चले गए किसी कारखाने में मजूरी करने। लेकिन जो जाने वाला भी कहता है कि कहाँ जा रहा हूँ। देखना एक दिन बस्ती की सारी गलियां, चौराहों, चबूतरों, गौशालों, पुराने हथसारों, घुड़सारों को ठेंगा दिखाते चला जाऊंगा महानगर की किसी झोपड़पट्टी को आबाद करने। यही दर्द है। एक गांव के ये पलायन का गांव छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन बाहर भी मेरा जीवन सुखद नहीं होगा। वहाँ भी झोपड़पट्टी में झोपड़पट्टी में मुझे आबाद करना पड़ेगा। दिल्ली का, बम्बई का, वही मतलब जो झोपड़पट्टी का सुनते हैं, सब गांव के लोग जा रहे पूर्वी हैं। दिल्ली में, धारावी में, वो सब क्या है, इस तरीके का एकदम अमानुषिक जीवन जीते हैं। जी रहे हैं। लेकिन लोग गांव से निकलते हैं एक बेहतर जीवन के लिए, लेकिन और खराब जीवन में वो लोग फंस जा रहे हैं। इसी पर यह चला जाऊंगा कविता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत के लिए, इसके लिए भी आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ओम प्रकाश मिश्र जी की कविताएं आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित ही लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हाँ, एक बात इनका परिचय देने में जरूर छूट गया कि इनको कई तरह के साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये बात मिश्र जी की बहुत बड़ी कविता की देन है कि इनको कई मंचों पर कई अवार्ड मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी कड़ी धूप में यहाँ आए और साहित्य संस्कृति पर हम लोग चर्चा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका और आपके चैनल KR न्यूज़ टुडे का हार्दिक आभार। धन्यवाद सर।